हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प और मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि आज के इस नए वीडियो में हम क्लास 10th विज्ञान का जो हमारे पास चैप्टर नंबर 4 है उसका हम सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे जो हमारे बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा ही जाता है। तो आइए अब हम बिना देर किए उस टॉपिक के पहले हम नाम जानते हैं कि वो टॉपिक हमारा क्या है जो हमारे बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। तो हमारा टॉपिक का नाम है साबुन किसे कहते हैं और साबुनीकरण किसे कहते हैं। ये जो हमारे पास दोनों टॉपिक है ये हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में आते ही आते हैं। तो आइए अब हम बिना देर किए पहले तो जानेंगे कि साबुन किसे कहते हैं, उसके बाद हम जानेंगे कि साबुनीकरण किसे कहते हैं। और ये दोनों जो हमारे पास टॉपिक है मैं आपको इसका परिभाषा और इसका एग्जाम्पल मैं इतने सरल शब्दों में बताऊंगा जिससे आपके हर एक एक मतलब जो लाइन होगा वो आपके दिमाग में बैठ जाएगा और थोड़ा सा अलग रहेगा। हर चीज़ का जो मतलब बताने का तरीका रहेगा वो भी अलग रहेगा, इसका एग्जाम्पल भी अलग ही रहेगा, हर चीज़ अलग रहेगा। आप बस केवल एक बार इस वीडियो को देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ ये वीडियो कैसा है। तो आइए अब हम बिना देर किए उस टॉपिक के बारे में जानते हैं। क्लास 10th विज्ञान का जो हमारे पास चैप्टर नंबर 4 है उसका हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहला हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि साबुन किसे कहते हैं, और उसके बाद दूसरे नंबर पर हमारा आता है कि साबुनीकरण किसे कहते हैं। तो ये दोनों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये दोनों क्वेश्चन है। तो आइए मैं आपको एक ट्रिक के माध्यम से इन दोनों का परिभाषा और एग्जाम्पल में आपको सिखाता हूँ। तो सबसे पहले तो आपको साबुन किसे कहते हैं, तो साबुन का परिभाषा आपको याद, ये जो रटना नहीं पड़ेगा आपको, मैं एक ट्रिक बताता हूँ, उस ट्रिक का आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको साबुन का परिभाषा याद हो जाएगा। तो आइए अब हम उस ट्रिक का यूज करते हैं। तो सबसे पहले अब उस ट्रिक को याद करने के लिए आपको एक बात याद रखना होगा। क्या बात याद रखना होगा? पहला तो है कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम तथा पोटेशियम। बस आपको यही दो चीज़ें आपको याद रखना है। पहला याद रखना है कार्बोक्सिलिक अम्ल और दूसरा याद रखना है सोडियम तथा पोटेशियम। यदि ये दोनों आपको याद है तो आप साबुन का परिभाषा बहुत ही आसानी तरीके से बोल सकते हैं। तो मैं आपको सिखाता हूँ। तो साबुन का परिभाषा आपसे कोई भी पूछे तो आप कैसे बोलेंगे, तो आप बोलिएगा कि अधिक अणुभार वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या बोलेंगे? अधिक अणुभार वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम तथा पोटेशियम लवण को हम क्या कहते हैं? साबुन कहते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको साबुन का परिभाषा भी समझ में आ गया होगा। बस आपको क्या बोलना है, बस आपको एक लाइन यही बोलना है कि अधिक अणुभार वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम तथा पोटेशियम लवण को साबुन कहते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको साबुन का परिभाषा याद हो गया होगा। बस आपको कुछ भी नहीं करना है, बस आपको इतना बात रखना है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम तथा पोटेशियम लवण को हम क्या कहते हैं? साबुन कहते हैं। इसका देखिए मैंने यहाँ पर परिभाषा क्या लिखा है, अधिक अणुभार वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण को साबुन कहते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको साबुन का परिभाषा भी खूब अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो इसका हम साबुन का सूत्र हम यहाँ पर एक लिख देते हैं। साबुन का सूत्र क्या होता है, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि सूत्र, ये हमारे पास साबुन का सूत्र है। तो साबुन का सूत्र क्या होता है, तो वो होता है R सिंगल बॉन्ड और COONA होता है, ये हमारे पास होता है। और एक होता है ये हमारे पास Na, हमारे पास क्या है? Na हमारे पास सोडियम है। फिर से R सिंगल बॉन्ड COO और उसके बाद K हमारे पास क्या है? पोटेशियम है, तो ये पोटेशियम हो गया। तो ये हमारे पास साबुन का सूत्र होता है। क्लियर है तक? और हम इसके एग्जाम्पल की बात करें, इसका हम एग्जाम्पल यदि हम लिखें तो इसका एग्जाम्पल क्या होता है, तो इसका एग्जाम्पल हमारे पास होता है C17 और H35 और COO होता है। ये एक होता है। और एक ये हमारे पास ये साबुन का ये भी हमारे पास एक क्या है? साबुन है। और एक हमारे पास होता है वो क्या होता है? C17 और H35 और COO और Na, ये दोनों हमारे पास साबुन होते हैं। ये भी हमारे पास साबुन है। ये कौन सा साबुन हमारे पास है, तो ये मृदु साबुन है। कौन सा साबुन है? मृदु साबुन ये हमारे पास है। और ये कौन सा हमारे पास साबुन है, तो ये हमारे पास कठोर साबुन है। कठोर साबुन
तो ये हमारे पास साबुन का ये भी सूत्र हो, मतलब ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास साबुन है। साबुन जब बनाते हैं तो उसमें हमारे पास यही साबुन होता है और इसका साबुन का सूत्र ये हमारे पास है। और ये कौन सा साबुन है, तो ये मृदु साबुन है और ये कठोर साबुन है। क्लियर है। मैं आशा करता हूँ कि आपको साबुन का परिभाषा और इसका सूत्र और इसका एग्जाम्पल भी याद हो गया होगा। तो पहली बात मैं आपको फिर से एक बार साबुन का परिभाषा बता देता हूँ। तो आप क्या बोलेंगे, कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम के लवण को साबुन कहते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको साबुन का परिभाषा समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं इसके साबुनीकरण को देखते हैं कि साबुनीकरण किसे कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए साबुनीकरण हमारे पास है। तो साबुनीकरण किसे कहते हैं, तो इसका भी आप कुछ बात याद रखिएगा। पहला तो याद रखिएगा तेल या वसा, तेल या वसा को हम क्षार से क्या करते हैं, हम क्रिया कराते हैं। क्या करते हैं, तेल या वसा को जब हम क्षार से क्रिया कराते हैं तो हमको क्या मिलता है, हमको साबुन का निर्माण होता है। क्या, किसका निर्माण होता है, साबुन का निर्माण होता है। और ये जब साबुन का निर्माण होता है तो इस पूरी प्रक्रिया को ही हम साबुनीकरण कहते हैं। तो आप इसका एग्जाम्पल, इसका परिभाषा कैसे बोलेंगे साबुनीकरण का, तो आप बोलिएगा कि जब तेल या वसा, क्या बोलेंगे, जब तेल या वसा को क्षार से क्रिया कराया जाता है, क्या क्षार से क्रिया कराया जाता है तो साबुन का निर्माण होता है। और इस पूरी प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, साबुनीकरण कहते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको साबुनीकरण का परिभाषा भी याद हो गया होगा। नहीं याद हुआ है तो मैं फिर से एक बार मैं आपको बताता हूँ। देखिए साबुन का परिभाषा कैसे बोलेंगे, तो बोलिएगा कि जब तेल या वसा को, क्या बोलेंगे, जब तेल या वसा को क्षार से क्रिया कराया जाता है तो साबुन का निर्माण होता है। और इस पूरी प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, साबुनीकरण कहते हैं। तो अब हम साबुन का स्ट्रक्चर बना देते हैं। तो साबुन का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो हम मतलब साबुन का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो वो हमारे पास होता है वसीय अम्ल। इसका मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, इसको उदाहरण में भी आप लिख सकते हैं। तो वसीय अम्ल का एस्टर, जब हम क्या करते हैं, वसीय अम्ल का एस्टर हम किससे मतलब क्रिया कराते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हमारा हाइड्रोक्साइड ये हमारे पास है Na, सोडियम हाइड्रोक्साइड OH। सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से हम क्या करते हैं, इसकी जब हम क्रिया कराते हैं तो हमारे पास क्या मिलता है, तो हमको साबुन मिलता है, साबुन और क्या मिलता है, प्लस में हमें ग्लिसरी मिलता है, ग्लिसरील हमको मिलता है। क्या करते हैं, जब हम वसीय अम्लों का स्ट्रक्चर को हम किससे क्रिया कराते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से जब हम क्रिया कराते हैं तो साबुन और ग्लिसरील का निर्माण होता है। अब हमारे पास वसीय अम्ल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो वसीय अम्ल का स्ट्रक्चर इस प्रकार होता है, वो होता है CH2, उसके बाद होता है CH और CH2 और यहाँ पर सब में सिंगल बॉन्ड रहता है। और यहाँ पर होता है COO और यहाँ पर R होता है, फिर से COOR होता है, फिर से COOR होता है। और हम क्या कर रहे हैं, इसके ये हमारे पास क्या है, वसीय अम्ल का स्ट्रक्चर है। ये हमारे पास वसीय अम्ल का स्ट्रक्चर है और हम इसका क्रिया हम किससे करा रहे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH से जब हम क्रिया इसका कराते हैं तो हमको क्या मिलता है, तो यहाँ से जब हम इसकी क्रिया कराएंगे तो यहाँ से हमको ये Na और ये COR ये तीनों में से निकल जाएगा। तो ये हमारे पास क्या बचेगा, तो हमारे पास ये R निकलेगा और हमारे पास COONA ये हमारे पास निकल जाता है। लेकिन यहाँ पर 3 R है और C3 है तो यहाँ पर हम 3 लगा देंगे तो ये हमारे पास हो गया। और फिर से प्लस में हमारे पास क्या निकलेगा, तो ये जो हमारे पास बच रहा है ये हमारे पास निकलता है, ये और ये हमारे पास OH बच रहा है तो ये हमारे पास निकलता है। तो ये हमारे पास हो जाएगा CH2 CH और CH2 और यहाँ पर हमारे पास सिंगल बॉन्ड रहता है और ये जो हमारे पास OH है तो ये OH इसमें जुड़ जाता है, OH इसमें जुड़ जाता है। तो ये हमारे पास हो गया। अब हमारे पास ये समीकरण संतुलित नहीं है क्योंकि यहाँ पर हमको 3 लगाना होगा, क्योंकि यहाँ पर Na हमारे पास कितना है 3 है, लेकिन यहाँ पर Na हमारे पास 2 है, एक ही था तो वही मैंने 3 से गुणा कर दिया तो ये हमारे पास समीकरण संतुलित हो गया। इसी प्रकार से आपको साबुनीकरण का परिभाषा भी याद रखना है और इसका एग्जाम्पल भी याद रखना है। बस इसमें इसका थोड़ा सा एग्जाम्पल थोड़ा सा कठिन है, लेकिन जब 1-2 बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। लेकिन इसका परिभाषा तो मैं आपको एकदम सरल शब्दों में बताया हूँ, इसका परिभाषा
तो आपको याद ही हो गया होगा, मैं आशा करता हूँ। तो वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट में एक बार मुझे ज़रूर बता दीजिएगा, और मेरे चैनल पर नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और कोई भी आपको टॉपिक समझ में नहीं आता है तो मुझे कमेंट में करिए कि सर ये टॉपिक आप पढ़ा दीजिए, मैं उस टॉपिक का एक वीडियो बना दूंगा। अब हम मिलते हैं इसके अगले नंबर वीडियो में। धन्यवाद।